फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा साइट। तो आज का ये जो वीडियो है ये लेसन प्लान से रिलेटेड है, जो क्लास 7th का लेसन प्लान है और ये सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान है। प्रकरण इसका वायुमंडल है। तो इसके पहले कमेंट बॉक्स में लगभग लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम लेसन प्लान हम सभी के लिए लेके आइए, तो उन सभी के लिए ये हेल्पफुल वीडियो होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको सही समय से मिल जाए। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान का हमारा नंबर कौन सा है, सीरियल वाइज आप लेसन प्लान लगाएंगे अपनी फाइल में, तो सीरियल वाइज आप डालते जाएंगे अपने लेसन प्लान का नंबर। उसके बाद सबसे पहले डेट, विषय, चक्र और कक्षा, प्रकरण और अवधि। सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, विषय सामाजिक अध्ययन है, चक्र जो किस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं क्लास 7th है, प्रकरण वायुमंडल है और अवधि जो है वो 30 मिनट है। आपको ये ध्यान रखना है कि अंडरलाइन प्रकरण को ज़रूर करना है। ये ध्यान रखने की बात है, आप जब भी ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे, अगर आप अपना प्रकरण स्पष्ट कर रहे हैं तब भी आपको अपना जो प्रकरण है वो अंडरलाइन ज़रूर करना है। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे मैंने 5 लिखे हैं, आप 8 से 9 भी लिख सकते हैं और जो मिनिमम होता है सामान्य उद्देश्य लिखने को वो 3 होता है। तो जो पहला सामान्य उद्देश्य है, छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों को अपने आसपास के परिवेश की जानकारी देना। तीसरा है छात्रों में अन्वेषण को बढ़ावा देना। चौथा है छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता को विकसित करना। पांचवा है छात्रों को सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाना। आप लोग सामान्य उद्देश्य खुद से भी लिख सकते हैं। सीधे तौर पे जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, आप छात्रों के सामने अपना विषय जो है, जैसे यहाँ पे सामाजिक विषय है तो आप सामाजिक विषय क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक विषय के जो भी आप सामान्य उद्देश्य यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 हो गए। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी वो होगा विशिष्ट उद्देश्य। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब विशिष्ट उद्देश्य हम प्राइमरी लेवल के लिए लिखते हैं तब वहाँ पे हमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक नहीं लिखना होता है। और उसके बाद जब अगर हम जूनियर लेवल पे कर रहे हैं अपनी टीचिंग, तो वहाँ पे हमें ज्ञानात्मक 3 खंडों में अपने विशिष्ट उद्देश्य को विभाजित करना होता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक। तो और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे प्रकरण से रिलेटेड होता है कि उस प्रकरण को हम छात्रों के सामने क्यों प्रकट कर रहे हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र वायुमंडल के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र वायुमंडल एवं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल का संगठन के बारे में ज्ञात करके व्याख्या कर सकेंगे। और जो तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य है, कौशलात्मक उद्देश्य हो जाएगा छात्र वायुमंडल की विशेषता को जान सकेंगे और दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री जो हम टीचिंग के दौरान जो भी टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से, चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, अच्छा उपयोगी सामग्री। आप कोई मॉडल लेके जा रहे हैं, कोई चार्ट पेपर अगर बना के लेके जा रहे हैं तो आप यहाँ पे उसे ज़रूर मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र पर्यावरण से संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। पहला प्रश्न हो जाएगा छात्राध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे सौर परिवार के किस ग्रह पे जीवन संभव है। और छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे जो छात्र अनुक्रिया करते हैं, जो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे आप उसे छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे। और इसमें हम लिखेंगे सौर परिवार के पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जीवन जल, वायु, प्रकाश की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। और वायु कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पे समस्यात्मक लिख देंगे या डैश करके आप छोड़ सकते हैं। समस्यात्मक प्रश्न के बाद ही हम अपना उद्देश्य कथन जो है वो स्पष्ट करते हैं। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे आज हम वायुमंडल के विषय में गहन अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग होगी, अगली हेडिंग हो जाएगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। क्रम संख्या हम जो शिक्षण बिंदु होगा उस पर उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। जैसे यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है तो विकासात्मक प्रश्न में क्रम संख्या 1 और शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद सांस लेते समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो सांस लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। दूसरा हो जाएगा
हमारा विकासात्मक प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्या समझते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, वायुमंडल। स्पष्टीकरण, वायु जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। वायु के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं परंतु महसूस कर सकते हैं। इस समय आप छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक देखवा सुन रहे हैं, क्योंकि यह हमेशा चलती रहती है। सौरमंडल में अब तक के पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैस का एक संरक्षीय आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर लगभग 10,000 किलोमीटर तक, यद्यपि प्रभावी वायुमंडल 500 किलोमीटर तक ही फैला है। आगे यह धीमे धीमे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन होता जाता है। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से बंधा है। ऊंचाई पर्वतों पर ऊपर जाने पर हवा का दाब कम होता जाता है। इसका अर्थ है वायुमंडल की निचली परतों पर हवा का दाब अधिक होता है तथा ऊंची परतों पर यह दाब कम होता है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसके बाद आप लिखेंगे आगे जो छात्राध्यापक क्रिया में, तापमान, जितना अधिक तापमान होगा हवा का दाब उतना ही कम होगा, क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है जबकि ठंडी हवा संकुचित होती है और इसका भार बढ़ जाता है जिससे यह गर्म हवा से भारी होता है। वायुमंडल दाब को बैरोमीटर द्वारा मिलीबार में मापा जाता है। पवन की दिशा को दिशमापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। फिर बोधात्मक प्रश्न, एक हमारा शिक्षण बिंदु समाप्त होने पे हम 2 बोधात्मक प्रश्न लिखते हैं, और ये जो बोधात्मक प्रश्न होंगे इसके पहले जो हमने स्पष्टीकरण किया है उससे रिलेटेड होते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा वायुमंडल किसे कहते हैं, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे, गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ऊंचाई, तापमान आदि वायुमंडल दाब को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। फिर आगे आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाती हैं। वायुमंडल के संगठन से आप क्या समझते हो, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो स्पष्टीकरण है वो फिर से यहाँ से शुरू हो जाता है। और शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे वायुमंडल का संगठन। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। 4 प्रमुख गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रतिशत भी आप लिखते जाएंगे। अन्य विरल गैसें नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन तथा जेनॉन है। वायुमंडल की सबसे प्रचुर गैस नाइट्रोजन है। यह पौधों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पौधे अप्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। वायुमंडल की दूसरी गैस ऑक्सीजन है जो मानव तथा जीव जंतुओं के अतिरिक्त अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल की एक अस्थायी गैस है, किंतु वनों के विनाश के कारण प्रकृति का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया है। तो इस समय आप लिखेंगे छात्र अनुक्रिया में, छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने एक लेसन प्लान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो आप बीच बीच में फिगर या कोई भी छोटे छोटे पेपर आप काट के यहाँ पे चिपका सकते हैं। और कहीं कहीं की बुक्स के अगर कोई पिक्चर है आपके पास तो आप यहाँ पे उसे पेस्ट कर जरूर करिए। इससे आपका जो लेसन प्लान है वो एक अट्रैक्टिव होगा। अब आप सभी को हम दिखा देते हैं कि इसके पहले जो ये लेसन प्लान है किस हिसाब से मैंने अपना लेसन प्लान अच्छे से बनाया था। ये देखिए यहाँ पे आप किसी पेपर में इसे काट के आप वहाँ पे अपने लेसन प्लान में ज़रूर से ज़रूर पेस्ट कीजिए कि वायुमंडल का जो संगठन है कितने परसेंट जो है वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। अगर आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा है तो आप उसे ज़रूर अपने लेसन प्लान में ज़रूर ऐड करें। ये आपके लेसन प्लान को अट्रैक्टिव बनाएगा और जो आपको क्रिटिसाइज़ करने आएगा उसके ऊपर भी आपके लेसन प्लान का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो आप इस तरह के ज़रूर से ज़रूर अपने लेसन प्लान में कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कीजिए जिससे आपका जो लेसन प्लान है वो अच्छे से बन पाए या अच्छे से आपको नंबर मिल पाए। तो आगे आप जो लेसन प्लान है आगे बताते हैं आपको उस बारे में। फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की समस्त गैसों के फिर भी यह हरे पौधों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोगी है। मानव तथा जीव जंतु श्वासोत्सर्जन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं जो पौधों द्वारा प्रयुक्त होती है। बोधात्मक प्रश्न, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस
प्राप्त होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, जीव जंतुओं के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। और इसके बाद विकासात्मक प्रश्न दूसरा हमारे स्पष्टीकरण के लिए शुरू हो जाएगा। वायुमंडल में क्या पाया जाता है? तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल की संरचना से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आप समस्यात्मक कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला हमारा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा, वायुमंडल की संरचना। और वायुमंडल की संरचना में स्पष्टीकरण हेडिंग डालते हुए हम लिखेंगे, निम्नलिखित परतें होती हैं। क्षोभ मंडल या वायुमंडल की पहली परत है, इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, पृथ्वी तल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। बादल का बनना, पवन चलना, वर्षा, विद्युत चमकना और वायुमंडल की इसी परत में होता है। समताप मंडल, वायुमंडल की यह परत पृथ्वी तल से 15 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इस परत में ओजोन गैस मिलती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे मध्यमंडल। मध्यमंडल पृथ्वी तल से 80 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और वायुमंडल में आप लिखेंगे, वायुमंडल की सबसे ऊपर की परत है वायुमंडल कहलाती है। यह 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इस परत में हवा का घनत्व कम होता है। फिर इसके बाद इस स्पष्टीकरण के बाद बोधात्मक प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्षोभ मंडल है। और दूसरा बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा, समताप मंडल की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई है? तो 15 से 80 किलोमीटर जो है वो समताप मंडल की ऊंचाई है। यहाँ पे आपका ये भी स्पष्टीकरण समाप्त हो जाएगा। सीधे तौर पे आप सभी को बता दें, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मैम आपका लेसन प्लान बड़ा होता है। तो अगर आप जूनियर के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो लेसन प्लान है वो बड़ा होगा। आप जितने भी वहाँ पे पढ़ाएंगे पॉइंट, उसे आपको अपने लेसन प्लान में अंकित करना होता है। तो इस वजह से यहाँ पे लेसन प्लान ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। फिर यहाँ पे जो स्पष्टीकरण था वो समाप्त हो गया, प्रस्तुतिकरण। अब इसके बाद अगली जो हेडिंग होगी, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे, छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। तो ये आपका श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा, दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि। सीधे तौर पे जो लेसन प्लान के स्टार्टिंग में आप लिखे थे वही आप यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते, मतलब जो आप स्पष्टीकरण किए हैं सीधे तौर पे उसे आप लिख सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है कि जिस हिसाब से आप शिक्षण बिंदु किए हैं, हर शिक्षण बिंदु के लिए अलग से एक ब्लैक बोर्ड वर्क कीजिए, तो आपको वो भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है, वायुमंडल में गैसों की मात्रा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितने कितने परसेंट है? 21, 71 और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें हैं तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद श्यामपट्ट कार्य के बाद निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा और छात्रों की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पे 3 लिखे हैं, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। और तीसरा है, वायुमंडल में कितनी परतें हैं? तो आप सभी को बता दें कि आपको पुनरावृत्ति जो प्रश्न होते हैं उसके आंसर नहीं लिखने होते हैं, सीधे तौर पे आपको इसके आंसर जो है वो छात्रों से प्राप्त करने होते हैं। फिर इसके बाद गृह कार्य में आप लिखेंगे, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं और वायुमंडल क्या है? ये दोनों आपके होमवर्क हो जाएंगे। और यहीं पे ये लेसन प्लान जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस लेसन प्लान को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई और लेसन प्लान की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस लेसन प्लान को आप सभी के पास उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे।